हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बैंकर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जो अगस्त मंथ के सर्कुलर्स हैं इम्पोर्टेंट, वो कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला सर्कुलर हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग है। इसमें ये बताया गया है कि जो बैंकों को रिपोर्ट करना है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, सीआईसीज को, सो वो कब कब करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो 4 सीआईसीज हैं कौन कौन सी हैं जिनकी मेंबरशिप है बैंक के पास। तो सबसे पहले है CRIF, हाईमार्क, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन एंड सिबिल। ये 4 सीआईसी हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जो डेटा कलेक्ट करती हैं लोन्स लोन्स के रिगार्डिंग। इनको बैंक को कब कब रिपोर्ट करना है। बैंक को एवरी फोर्टनाइटली बेसिस इनको एज ऑन 15th और लास्ट डे ऑफ द रेस्पेक्टिव मंथ। कोई भी मंथ है उसकी 15th डे को और लास्ट डे को रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा या फिर अगर मान लो अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है बैंक और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के बीच में, तो शॉर्टर इंटरवल पे भी करना पड़ सकता है। फोर्टनाइटली सबमिशन ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन बाय बैंक टू इंश्योर्ड विद इन 7 कैलेंडर डेज। तो जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, जो क्रेडिट से रिलेटेड, जो लोन से रिलेटेड, वो 7 दिन के 7 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देनी है। जिस भी मान लो जैसे 15 को रिपोर्ट करना है, तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देना है बैंक को, सीआईसीज को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स EXM FRM CBS मेन्यू। EXM FRM CBS मेन्यू इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस फैसिलिटी, जो CBS के थ्रू इनेबल करने के लिए लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ EXM FRM मेन्यू CBS मेन्यू क्यों यूज करते हैं। मान लो आजकल आपने देखा होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही है सभी अकाउंट्स में, मोस्टली अकाउंट्स में थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही है। तो उस केस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाती है। ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाती हैं कस्टमर्स की। उस केस में ब्रांच के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में एक्टिव नहीं होती। कस्टमर किसी भी वे से, ना यूपीआई ना डेबिट कार्ड, किसी भी वे से अमाउंट ट्रांसफर या विड्रॉ नहीं कर सकता। उस केस में क्या होता है, अगर कस्टमर ब्रांच विजिट करता है, उस केस में हमें EXM FRM मेन्यू रन करना होता है। इसमें क्या है कि ये जो कस्टमर की केवाईसी हमने चेक कर ली है और उसकी कितनी थ्रेशोल्ड, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उसके डिक्लेरेशन या उसने कोई डिक्लेरेशन दिया हो या फिर कोई इनकम प्रूफ दिया हो, उसके हिसाब से उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज की जाती है। फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी अब इंटरसोल ब्रांचेज में भी के लिए भी अवेलेबल कर दी गई है। अगर मान लो कोई इंटरसोल अकाउंट है, उसके लिए भी अवेलेबल रहेगी। बट उसकी कंडीशन है, उसमें जो बायोमेट्रिक है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वो मैंडेटरी है। अगर कोई इंटरसोल अकाउंट है और वो कस्टमर हमारे पास आता है, तो उस केस में आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन नॉट परमिटेड। और अगर मान लो बेस ब्रांच है, तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, EXM FRM मेन्यू CBS में एंट्री कौन करेगा, जो वर्क क्लास 40 यानी कि ऑफिसर एंड अबोव, और वेरिफिकेशन वर्क क्लास 100 इनकम्बेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन इन EGST एक्सप्रेस स्कीम। ये फ्रेंड्स MSMEs के लिए है, ये स्कीम MSMEs के लिए है। इसमें मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो 10 लाख है और मैक्सिमम अप टू
5 करोड़। इसको इसमें जो अपडेट हुआ है वो फ्रेंड्स ये हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट को 5 करोड़ कर दिया गया है। और जो फ्रीक्वेंसी है स्टॉक स्टेटमेंट की, वो अगर लोन 2 करोड़ तक का है सो क्वार्टरली, और अगर 2 करोड़ से अबव है सो मंथली। ये भी चेंज हुआ है, जो 2 करोड़ से अबव है ये मंथली, पहले ये क्वार्टरली था बिकॉज इसकी लिमिट कम थी इसलिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स HUPM इन CBS। सिंपली मीन्स जब मान लो कोई स्टाफ ऑन लीव है या ट्रेनिंग पे है या कुछ भी है, तो उस केस में जो हमें HUPM करना होता है। HUPM का सिंपली मीन्स है एडिशन या मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क क्लास ऑफ एन एम्प्लॉय इन CBS। CBS में उसकी पावर्स को इंक्रीज करना। मान लो किसी ब्रांच में ऑफिसर छुट्टी पे है, तो उस केस में मान लो किसी जो क्लरिकल कैडर में से किसी को कोई CSA है, उसको उसकी पावर को आपको इनहेंस करना है। सो इस केस में वो HUPM कब तक वैलिड रहेगा, इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है फ्रेंड्स। सो वो क्या है कि मैक्सिमम अप टू T+9 डेज, केवल T+9 डेज इन ए कैलेंडर मंथ ब्रांच के द्वारा HUPM किया जा सकता है। इससे ज्यादा अगर पीरियड के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर कोई इस पीरियड से 10 डेज के पीरियड से ज्यादा, T+9 डेज के पीरियड से ज्यादा अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई लीव पर है, सो उस केस में सर्कल ऑफिस अप्रूवल देगा थ्रू SPSD। सो इसमें बस यही चेंज है कि मैक्सिमम T+9 डेज के लिए HUPM किया जा सकता है, और अगर T+9 से ज्यादा करना है तो सर्कल ऑफिस अप्रूव करेगा SPSD से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विड्रॉल ऑफ मैंडेटरी डिपॉजिट ऑफ ₹100 ड्यूरिंग OPA-CTF मेन्यू। फ्रेंड्स जो OPA-CTF जो अकाउंट ऑपरेटिव करते थे हम, डोरमेंट टू ऑपरेटिव, उस केस में ₹100 डिपॉजिट कराने होते थे कस्टमर को। RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई इनऑपरेटिव या अनक्लेम डिपॉजिट है, सो उस केस में अगर KYC उसकी फेस टू फेस मोड में की गई है, फिजिकल मोड, एक होता है फ्रेंड्स F2F, YF2F और YNF2F। इसका मतलब है यस फेस टू फेस, ये ऑप्शन CRM में अवेलेबल रहता है। यस फेस टू फेस, यस नॉन फेस टू फेस। इसका मतलब फेस टू फेस KYC हुई है फिजिकल मोड में, और ये कोई भी डिजिटल मोड से या नॉन फेस टू फेस KYC हुई है। तो अगर KYC फेस टू फेस और फिजिकल मोड में हुई है, या डिजिटल चैनल एज इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और द बैंक, ये वैलिड, इसको जो ये KYC हुई है इसको वैलिड कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाएगा। जो भी ये KYC हुई है, कस्टमर ने खुद से जो KYC करी है या फिर ब्रांच में आके जो फेस टू फेस KYC करवाई है, वो एक कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन ट्रीट की जाएगी। और अगर ये KYC कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन है, सो कोई फर्दर उसके अलावा जो ये ₹100 की हम ट्रांजैक्शन करते थे कस्टमर इंड्यूस्ड, उसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो नो एडिशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अकाउंट एक्टिवेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपडेशन ऑफ KYC। KYC में अपडेशन के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आए हैं, वो देख लेते हैं। KYC जो अपडेशन थ्रू BC एजेंट, BC से KYC अपडेट करवा सकते हैं। उस केस में क्या होगा, अगर कोई एड्रेस में या KYC में कोई चेंज है, KYC इंफॉर्मेशन में कोई चेंज है, और या कोई एड्रेस में कोई चेंज है, सो उस वो BC के द्वारा कैरी किया जा सकता है दोनों वे से। कैसे, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो बायोमेट्रिक जो है बायोमेट्रिक से, या फिर फिजिकल फॉर्म, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिजिकल फॉर्म बाई कस्टमर BC एजेंट को से अपडेट करवाई जा सकती है KYC। BC क्या करेगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कोई इश्यू है ही नहीं,
अगर मान लो फिजिकल फॉर्म में है तो बीसी क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को एंड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको, और ब्रांच में सबमिट करा देगा, और ब्रांच फर्दर उसको ड्यू डिलीजेंस करेगी। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट की केवाईसी हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो ड्यू नोटिस है पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी के लिए, वो कब कब इश्यू करना है। सो बैंक्स को एटलीस्ट 3 एडवांस इंटीमेशन देने हैं कस्टमर को केवाईसी अपडेट कराने से पहले। जब उसका केवाईसी मान लो ड्यू है, तो उस केस में 3 एडवांस इंटीमेशंस कस्टमर्स को देने हैं, और उसमें से एक इंटीमेशन, एटलीस्ट 1 इंटीमेशन बाय लेटर, एक इंटीमेशन लेटर से होना ही होना चाहिए। तीनों भी लेटर से हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो इंटीमेशन लेटर से होना ही होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा सीबीएस मेन्यू, HSCLM EXP। फ्रेंड्स, आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी की थी, उसके अकॉर्डिंग बैंक्स को जो 10 लाख तक के लोन है इन केस ऑफ MSE सेक्टर, जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को जो 10 लाख तक के लोन दिए हुए हैं मुद्रा के अंडर, उस केस में अगर हमें कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी उनसे नहीं लेनी। जैसे मान लो पहले क्या था कि कोई प्रॉपर्टी या कुछ और कोलेटरल में, या तो प्रॉपर्टी या कोई FDR या कुछ भी इसके अलावा, जैसे कुछ भी इसके अलावा कोलेटरल एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक से लेते थे। बट अब 10 लाख तक के कोई भी लोन है अंडर MSC सेक्टर, उस केस में कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको लेना नहीं है। सो उस केस में जैसे कई बार मान लो कोई पहले का कोई लोन चल रहा है, उसकी वो 10 लाख से बिलो अमाउंट का है, मान लो 9 लाख 8 लाख जो भी है। सो उस केस में मान लो कोलेटरल लिया हुआ था, उस केस में कोलेटरल लिया हुआ था, बट अब क्या है, जैसे ही आरबीआई की गाइडलाइन आई, सो सीबीएस में वो कोई सेकेंडरी सिक्योरिटी जैसे CGTMSC है, वो उसमें लिंक करने नहीं दे रहा था। सो उस केस के लिए HSCLM EXP मेन्यू लॉन्च किया गया था। HSCLM जो है कोलेटरल लिंकेज, उससे पहले मेन्यू को रन करना होता है, वेरीफाई करना होता है HSCLM EXP को, फिर उसके बाद HSCLM सिस्टम रन करने देता है। सो ये है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है बस, 10 लाख तक कोई सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एडवाइजरी अकाउंट ओपनिंग ऑफ कासा अकाउंट्स ओपनिंग के लिए एक एडवाइजरी है फ्रेंड्स। वो क्या है, जो रिवाइज्ड AOF है, जो PNB 1249A5 और PNB 1251R2 ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए वो रिवाइज है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल अकाउंट ओपनिंग के लिए है सेविंग्स वगैरह, उसके लिए है 1249A5, और जो नॉन इंडिविजुअल के लिए है वो है 1251R2। इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट EAC। जो ये फॉर्म फिल करते टाइम हमें ये कॉलम कंप्लीट फिल करना है, इसमें ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है, एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, सो दैट अकाउंट की थ्रेश होल्ड लिमिट सेट हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओपनिंग ऑफ न्यू BACID 317118I। फ्रेंड्स, जो ये न्यू BACID है, इसका ये किस लिए है, इसका पर्पस सन्ड्री एक्सेस कैश, इसका नेम रहेगा सन्ड्री एक्सेस कैश। अगर मान लो कोई एक्सेस कैश है एट द टाइम ऑफ डे, सो उसको डिपॉजिट करना है। पहले तो किसी भी हेड में पार्क कर लेते थे, लेकिन अब इस हेड में पार्क करना है 317118I, जो भी कैश एक्सेस है वो। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि अगर मान लो इस अकाउंट में कोई कैश डिपॉजिटेड है और उसको अनक्लेम्ड वो रह जाता है 10 साल और उससे ज्यादा, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा डेफ फंड में, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो आरबीआई का है उसमें। अगर कोई 10 साल तक इसमें जो कैश एक्सेस है वो अगर कोई क्लेम नहीं करता है, सो उस केस में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ जॉइंट टर्म डिपॉजिट्स ऑन डेथ ऑफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर। फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक क्लैरिफिकेशन आया है। वो क्या है कि पहले मान लो जैसे कोई अकाउंट है, वो आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर या एनीवन और सर्वाइवर उसमें मैंडेट है। सो उस केस में क्या होता है कि मान लो एक किसी की डेथ होगी, एक वन ऑफ द अकाउंट होल्डर की डेथ होगी, सो जो सर्वाइवर है, सो सर्वाइवर है उसको अमाउंट दे दिया जाता है। बट अगर इन केस ऑफ जॉइंटली, अगर मोड ऑफ ऑपरेशन जॉइंटली है, उस केस में क्या होगा, सो उस केस में क्या है कि जो लीगल हायर्स हैं जिसकी डेथ हुई है उसके, उनकी परमिशन वो रिक्वायर्ड रहेगी, जो उनकी परमिशन है वो रिक्वायर्ड रहेगी। अगर ये परमिशन देते हैं तो ही सर्वाइवर को देना, नहीं तो जो अमाउंट है वो लीगल हायर्स और सर्वाइवर्स, सर्वाइविंग डिपॉजिटर, उनको पेमेंट होगी फिर दोनों को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा जो क्लियरिंग सेटलमेंट है उसके रिगार्डिंग जो मोडेलिटीज है वो रिलीज की गई है। सो वो देख लेते हैं एक बार। जो पहले क्या था कि जो अभी जो हमारी करंट अप्रोच है वो है बैच प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन। जैसे बैचेज में क्लियरिंग होती है, जैसे मान लो आप चेक प्रेजेंट किया, उसके बाद बैच में नेक्स्ट बैच में वो क्लियरिंग साइकिल में उसको क्लियर किया जाएगा, ऐसे मतलब टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो उसको रिमूव करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए आरबीआई ने ओन रियलाइजेशन मॉडल टेक्निक को लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, क्लियरिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगी। कंटिन्यूअस कैसे, ये अभी हम देखेंगे। सो आरबीआई ने 2 फेजेज में इसको लॉन्च करने के लिए अभी गाइडलाइंस जारी की है। और जो ये डायरेक्टिव है ये कौन से सेक्शन के अंडर किया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, इसके अंडर ये डायरेक्टिव्स लॉन्च की गई है। सो जो मोडेलिटीज हैं जो आरबीआई ने गाइड करी हैं वो क्या क्या है, सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन विद कंटिन्यूअस डिलीवरी। मींस ये है कि जो चेक प्रेजेंटेशन सेशन है वो 10 से 4 बजे 10 AM टू 4 PM तक रहेगा ब्रांचेस के लिए, बैंक्स के लिए। ठीक है। चेक चेक्स रिसीव्ड बाय ब्रांचेस shall be scanned and sent to clearing house by banks immediately। जैसे ही ब्रांच को चेक रिसीव हुआ उसको इमीडिएटली क्लियरिंग हाउस को स्कैन कर देना है एंड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सेशन। ठीक है। अब जैसे ही क्लियरिंग हाउस को रिसीव होता है चेक, चेक की कॉपी, चेक की इमेज, सो वो ड्रॉई बैंक को कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको सेंड कर देगा। ठीक है। जैसे ही क्लियरिंग हाउस को चेक की इमेज रिसीव हुई ब्रांच से या बैंक से, सो वो ड्रॉई बैंक, जिस भी बैंक का चेक है उसको कंटिन्यूअस बेस पे सेंड कर देगा। उसके बाद जो कंफर्मेशन सेशन है, उसके बाद जो कंफर्मेशन बाय बैंक्स है, जो ड्रॉई बैंक्स है, उनके लिए सेशन कब स्टार्ट होगा, 10 AM एंड क्लोज होगा 7 PM। ठीक है। अब जो चेक ड्रॉई बैंक के पास आए, जो इमेजेस आई, उनके लिए उसको ड्रॉई बैंक को क्या करना है, या तो पॉजिटिव कंफर्मेशन देनी है, अगर चेक उसको क्लियर करना है, वो चेक सही है, ओनर करना है चेक को, तो उस केस में पॉजिटिव कंफर्मेशन देनी है। अगर कोई चेक डिसओनर होना है उस केस में नेगेटिव कंफर्मेशन देनी है। ठीक है। और जो एक हर एक चेक की क्या होगी, एक आइटम एक्सपायरी टाइम होगा। आइटम एक्सपायरी टाइम जो क्या इंडिकेट करेगा कि उस टाइम तक, इस टाइम तक जो चेक आपके पास आया है ड्रॉई बैंक के पास, उसको उसकी कंफर्मेशन पॉजिटिव
या फिर नेगेटिव प्रोवाइड करनी ही करनी है। और जो ड्रॉई बैंक्स हैं उनको प्रोसेसिंग जैसे ही चेक इमेज रिसीव हो जाए, रियल टाइम बेसिस पे करनी है जैसे ही चेक इमेज रिसीव हो जाती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन ड्रॉई बैंक्स को क्लियरिंग हाउस को सेंड करनी है इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है जो इनवर्ट प्रोसेसिंग के लिए वो टाइम लिमिट क्या है। सो जो आइटम एक्सपायरी जो बताया था ना, हर एक जो चेक जब भी प्रेजेंट हुआ, जो भी इनको ड्रॉई बैंक को रिसीव हुई इमेज, तो उसके लिए एक आइटम उसका चेक का एक्सपायरी टाइम रहेगा, तब तक उनको कंफर्मेशन देनी है। सो ये फर्स्ट फेज जो हमारा है उसमें 7 PM तक रहेगा, ठीक है। और जो उसके बाद जो सेकंड फेज है जो जनवरी 3 2026 से स्टार्ट होगा, उस केस में T+3 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अपना एग्जाम होगा तो उस टाइम पे ये इनेबल हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि कोई चेक अगर ड्रॉई बैंक के पास आता है तो उसको कंफर्मेशन कितने टाइम के अंदर अंदर क्लियरिंग हाउस को देनी है, वो है T+3 आवर्स, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई ड्रॉई बैंक के पास चेक आया 10 से 11 बजे के बीच, ठीक है, 10 से 11 बजे के बीच। सो उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन जो भी है वो कब तक देनी है, बाई 2 PM, यानी कि 3 आवर्स फ्रॉम 11 AM। जो आर्ली जो इसकी प्रोसेसिंग होती है उसके हिसाब से। तो 11 बजे के बीच में चेक मिला, 10 से 11 के बीच में चेक मिला, सो 2 बजे तक उसकी कंफर्मेशन ड्रॉई बैंक को देनी है। अगर मान लो कोई चेक आया और उसकी कंफर्मेशन ड्रॉई बैंक ने नहीं दी 3 आवर्स के अंडर अंडर, तो उसको अप्रूव्ड माना जाएगा, पॉजिटिव कंफर्मेशन माना जाएगा और सेटलमेंट के लिए भेज दिया जाएगा 2 बजे। उसको ट्रीट किया जाएगा अप्रूव्ड कि उसने चेक की पॉजिटिव कंफर्मेशन दी है। सो ये ध्यान रखना है। सेटलमेंट और रियलाइजेशन, अब जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो कैसे पोस्ट करनी है, जो सेटलमेंट कैसे करनी है, जो क्लियरिंग में चेक प्रेजेंट किए थे उनकी। सो सेटलमेंट कब स्टार्ट हो जाएगी, 11 बजे से 11 AM। और सेटलमेंट हर 1 घंटे में आवरली टिल द एंड ऑफ कंफर्मेशन सेशन तक एक्टिव रहेगा सेशन, बेस्ड ऑन पॉजिटिव कंफर्मेशंस रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई बैंक्स एंड चेक्स कंसीडर डीम्ड अप्रूवल। जो पॉजिटिव हैं, जिनकी पॉजिटिव कंफर्मेशन मिली है, उनका ही सेटलमेंट करना है। जो नेगेटिव कंफर्मेशन मिली है उन उन चेक्स के लिए कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है, उनके लिए कोई भी क्रेडिट नहीं देना है क्योंकि वो डिसऑनर्ड चेक्स है। पेमेंट्स जो कस्टमर्स को है वो कब रिलीज करनी है, सो ऑन कंप्लीशन ऑफ सेटलमेंट, जैसे ही सेटलमेंट साइकिल कंप्लीट होती है उसके बाद क्लियरिंग हाउस रिलीज कर देगा पेमेंट को इमीडिएटली। कैसे इमीडिएटली, बट नॉट लेटर देन 1 आवर फ्रॉम सक्सेसफुल सेटलमेंट। जैसे ही सेटलमेंट हो उससे 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 आवर के अंदर अंदर सेटलमेंट जो पेमेंट रिलीज है वो कर देनी है कस्टमर को। नेक्स्ट सर्कुलर है वो, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो हमारा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उनमें नॉमिनेशन किया जा सकता है या नहीं। सो कैन नॉमिनेशन बी मेड इन एसएसए अकाउंट्स, यस। इसका आंसर है फ्रेंड्स यस, नॉमिनेशन जो एसएसए अकाउंट में है ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो पीएनबी की कॉर्पोरेट वेबसाइट है उसको बैंक.इन डोमेन पे माइग्रेट कर दिया गया है। सो एक आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो इसके लिए जारी हुई थी कि जो भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उनकी बैंक डोमेन बैंक.इन पे माइग्रेट कर दिया जाए। उनकी जो भी कॉर्पोरेट वेबसाइट्स है उनको बैंक.इन डोमेन पे माइग्रेट कर दिया जाए। अच्छा, ये क्यों किया गया, टू कॉम्बैट फ्रॉड्स
and strengthen the cyber security framework and enhance public confidence in the digital banking. इसका सिंपल मीन्स ये है फ्रेंड्स, मान लो जैसे कोई भी फेक वेबसाइट ना बना सके। तो जो बैंक डॉट इन है वो डोमेन केवल बैंक्स को ही इश्यू की जा सकती है। अब कोई भी, पहले क्या था, डॉट कॉम जैसे पीएनबी इंडिया डॉट को डॉट इन थी वेबसाइट। सो जो ये को डॉट इन है ये कोई भी इश्यू करा सकता था डोमेन। जो ये डोमेन है ये कोई भी इश्यू करा सकता था, कोई चेक नहीं था, पहले कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। सो अगर मान लो कोई डुप्लीकेट वेबसाइट बना दे और उस केस में उसका मिसयूज हो सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। सो अब क्या कर दिया, जैसे जितने भी बैंक्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, उनकी जो डोमेन रहेगी ये डॉट बैंक डॉट इन रहेगी। इससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, जब भी हम कोई वेबसाइट विजिट करेगा कस्टमर, तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये बैंक की ही वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट सर्कुलर है सैलरी सेविंग स्कीम्स टू एम्प्लॉइज ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, जो हमारे 4 सैलरी स्कीम अकाउंट हैं, वेरिएंट्स हैं, इंपीरियल, ऑप्टिमा, एक्सेल एंड नियो, ये इनके बेनिफिट्स अब इसमें इन स्कीम्स में हम जो आईओसीएल के एम्प्लॉइज हैं उनके भी सैलरी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। उसके साथ बैंक ने टाई अप किया है। सो आईओसीएल के एम्प्लॉइज भी एलिजिबल रहेंगे। ऑल बेनिफिट्स, फीचर्स एंड प्रिविलेजेस linked to these products will be applicable to IOCL employees opting for salary accounts with their bank. नेक्स्ट है हमारा पीएनबी भीम क्यूआर थ्रू व्हाट्सएप। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप के थ्रू अप्लाई हो सकता है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्यूआर की डिलीवरी है पहले क्या थी, ईमेल पे दी जाती थी। सो ईमेल पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता था, या तो जंक में चली गई, स्पैम में, और वो कस्टमर को रिसीव नहीं होता था क्यूआर। सो अब जैसे ही भीम शॉप में क्यूआर अप्लाई होगा सीबीएस में, सो डायरेक्टली कस्टमर के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो व्हाट्सएप होगा उस पे उसकी कॉपी कस्टमर को डिलीवर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉडिफिकेशंस इन डिजी कार लोन। इसमें क्या मॉडिफाई हुआ है फ्रेंड्स, ये एक तो स्टाफ अंडर पब्लिक स्कीम आर एलिजिबल। स्टाफ लोन है जो डिजिटल कार लोन है वो पब्लिक स्कीम में एलिजिबल हो गया है। दूसरा जो है वो रेगुलरिटी ऑफ इनकम इन केस ऑफ सैलरीड क्लास, उसमें क्या है कि चेंज किया गया है। पहले क्या था कि जो 12 मंथ्स की है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो उसके अकाउंट की थी वो चेक करनी होती थी। अभी जो है वो लास्ट 6 मंथ की उसको कंसीडर करना है। और लास्ट 2 इयर्स ऑफ आईटीआर ये रिक्वायर्ड थी, अब भी ये 2 साल की ही रिक्वायर्ड है। बट जो इनकम असेसमेंट है और लोन रीपेइंग कैपेसिटी है वो लेटेस्ट आईटीआर के बेसिस पे करनी है। बेसिस ऑफ इनकम एज रिपोर्टेड इन लेटेस्ट आईटीआर। पहले क्या था, दोनों जो 2 साल की आईटीआर थी वो कंसीडर की जाती थी, और दोनों का एवरेज एवरेज जो आता था वो इनकम असेसमेंट या फिर लोन रिपेइंग कैपेसिटी उसके हिसाब से मेंटेन की जाती थी। बट अब क्या है, जो लेटेस्ट आईटीआर है उसके बेसिस पे करना है। टोटल क्रेडिट जो है अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, वो 30% होना चाहिए, 30% होना चाहिए नेट इनकम और सैलरी जो आईटीआर में शो की गई है उसका। जो आईटीआर में जो नेट इनकम या सैलरी जो भी शो की गई है, इनकम शो की गई, उसका 30% उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। पहले ये 60% था। और जो ईएमआई है वो अगर ई व्हीकल है उसके इसमें 96 मंथ्स रहेगी टाइम पीरियड जो है, रीपेमेंट पीरियड। और जो अदर देन ई व्हीकल है उसमें 84 मंथ्स। और जो मिनिमम एज है कस्टमर की वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 68 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारी एनपीएस वात्सल्य स्कीम।
सो एनपीएस वात्सल्य स्कीम स्पेशली माइनर्स के लिए लॉन्च की गई है। स्कीम को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट जो हमारा आया था 2024-25 का, उसमें लॉन्च की थी। सो ये स्कीम स्पेशली माइनर्स के लिए है। जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं माइनर्स के, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर्स। और अकाउंट क्या होगा, अगर माइनर जैसे ही मेजर होगा सो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके सेक्शन उसमें कवर की जाएगी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 क्लोज ए में पीएफआरडीए मैनेज करेगा इसको। पीएफआरडीए मैनेज करेगा। और जो इंटरमीडिएरी इन एनपीएस कौन होता है फ्रेंड्स, ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये स्लाइड पुट की है यहाँ पे। जो इंटरमीडिएरी इन एनपीएस होता है, जो एनपीएस में जो स्पेशलाइज्ड सर्विस देने के लिए पीएफआरडीए अपॉइंट करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ परजेंस। जो सब्सक्राइबर है उसके इंटरेक्शन के लिए पॉइंट्स ऑफ परजेंस को अप्रूव किया जाता है, वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पीएफआरडीए के द्वारा। तो ये होते हैं इंटरमीडिएरी इन एनपीएस। जो एनपीएस वात्सल्य की है उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें स्कीम की, तो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, क्योंकि माइनर्स के लिए था। ओपन बाय नेचुरल और लीगल गार्जियन फॉर द माइनर। हर एक माइनर के नाम पे एक यूनिक पैन कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा, पैन नंबर। और अकाउंट गार्जियन के द्वारा ऑपरेटेड किया जाएगा टिल द मेजोरिटी एज। ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे वो रहेगा 1000 रुपए और मैक्सिमम नो लिमिट। और सब्सिक्वेंट अगर मान लो उसके बाद जो ईयरली कंट्रीब्यूट करता है वो मिनिमम 1000 करना ही करना है। उसके अलावा नो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है। अगर 1000 का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है पर एनम, सो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। और उसको एक्टिव करवाना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, जो 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है वो डालने के बाद। जो चार्जेस है वो क्या है? इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो शुरू में अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे 200 प्लस जीएसटी। और ईच कंट्रीब्यूशन, जैसे ही कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है उस केस में 0.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन, मिनिमम ₹30 एंड मैक्सिमम ₹25,000 प्लस जीएसटी। जो कंट्रीब्यूशन अगर सब्सक्राइबर करता है तो उस केस में 0.5% ऑफ द कंट्रीब्यूशन और मिनिमम ₹30 और मैक्सिमम 25,000 प्लस जीएसटी। और कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। नॉन फाइनेंशियल कैसे? जैसे मान लो कोई एड्रेस में चेंज हुआ या कुछ और अपडेट हुआ, नॉमिनेशन अपडेट हुआ या कुछ भी ऐसा, तो उस केस में ₹30 प्लस जीएसटी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स जो अभी अगस्त महीने में आए थे। सो फ्रेंड्स, देयर इज ए इंफॉर्मेशन फॉर यू। स्टडी बैंकर लेकर आया है पीएनबी प्रमोशंस ऑनलाइन क्लासेस फॉर बोथ क्लर्क टू ऑफिसर एंड सब स्टाफ टू क्लर्क 2026। फ्रेंड, जो ऑफिसर्स के लिए हमारा बैच रहेगा वो पीएनबी प्रमोशंस मिशन ऑफिसर 2026 रहेगा। सो इनरोल नाउ इन आवर कोर्स। फिलहाल ये कोर्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, जस्ट ओनली 2,999 रुपीज ओनली। ऑफर इज अवेलेबल ओनली फॉर फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स। ग्रैब सून, एनरोल नाउ। दूसरा जो हमारा बैच है मिशन क्लर्क 2026, उस पे भी 27% का डिस्काउंट चल रहा है, जस्ट ओनली 1,099 रुपीज ओनली। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, सो एनरोल नाउ। हमारी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे स्टडी बैंकर के नाम से। सो डाउनलोड इट नाउ एंड इंस्टॉल एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आपको हमारी जो स्टडी बैंकर ऐप है उसमें डेमो वीडियोस मिलेंगी। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद आपको डेमो वीडियोस मिलेंगी, सो दैट कि आप एनालाइज कर पाओ
आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, हर क्लास के साथ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको हर क्लास के बाद क्विज प्रोवाइड किया जाएगा एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे फ्रेंड्स। अगर किसी को मॉक टेस्ट परचेज करना हो सो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। सो डाउनलोड द स्टडी बैंकर ऐप एंड रजिस्टर योरसेल्फ। अभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल राइट टाइम है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, एनरोल नाउ एंड ग्रैब द ऑफर।